हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आईएएस जोले चैनल। आज हम स्पेक्ट्रम का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय पढ़े तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा था पहला और दूसरा अध्याय। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए पहला और दूसरा अध्याय। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। के हम पहले अध्याय में जो हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, उसमें स्रोत के बारे में दिया हुआ था। दूसरे अध्याय में जो दिया था वो वो दिया था उपागम के बारे में कि क्या क्या सोच थी, कैसी सोच थी। जो आधुनिक भारत पहले अध्याय का था कि जो आधुनिक भारत के जो स्रोत हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो दिया था। दूसरे चैप्टर में दिया था कि हिस्ट्री को और इतिहास को पढ़ने की जो अलग अलग सोच है उसके बारे में दिया हुआ था। वो स्कूल के बारे में दिया हुआ था कि कितनी स्कूल बनी, कैसी सोच थी, ब्रिटिश और उपनिवेशिक शासन, इन्होंने क्या सोच थी, भारतीय राष्ट्रवादियों की सोच क्या थी। तो दूसरे अध्याय में ये दिया हुआ था। तीसरे अध्याय में, अभी जो तीसरा अध्याय है, उसमें यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का शुद्धिकरण। देखो, अभी आधुनिक भारत स्टार्ट हो चुका है और आधुनिक भारत की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश से। जब ब्रिटिश आए भारत में तो उस वक्त बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई भारत में आधुनिकीकरण। क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में आए तो एक नई सोच के साथ आए, नई उनकी सोच थी, नई भाषा थी, नई लैंग्वेज थी, नए लोग थे, नया कल्चर था। ये सारी चीजें इधर आई। नया उनकी उनको देखने का एक नजरिया अलग था। और वो वहाँ पे पहले से ही पुनर्जागरण की वजह से वहाँ पे आधुनिकीकरण हो रहा था। तो इसकी वजह से भारत में भी वो चीजें आई। जब भारत में यूरोपीय आए तो आधुनिक भारत की ये तीसरा चैप्टर है और तीसरी कड़ी है। पहले चैप्टर में तो हमने पढ़ा कि स्रोत क्या है आधुनिक भारत के। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या सोच है आधुनिक भारत को समझने की, देखने की। और तीसरा है यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय जब भारत आए, यूरोपियों के अंदर जब अ, अपने को सर्वोच्च दिखाने की जो बातें थी, अपने आप को सर्वोच्च दिखाना लोगों के सामने ये जरूरी था, तो वो भारत आए। एक नए क्षेत्र की खोज में वो भारत आए। भारत में यूरोपियों का आगमन के कारण और मंशा क्या थी, सबसे पहले हम समझेंगे। यूरोपियों के भारत में आने की मंशा क्या थी। हाँ, वो किस लिए आए थे भारत में, सबसे पहले इस पे ध्यान दें। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य में कृषि और विशेष रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजार में तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवादी व्यवस्था प्रौद्योगिकी पर आधारित है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जो यूरोपीय है वो भारत आए और आते रहे आधार पर। तो इन्होंने सबसे ज्यादा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर ज्यादा, कृषि और विनिर्माण विशेषकर जो विनिर्माण है, मशीनीकरण है, इस पे ज्यादा फोकस किया यूरोपियों ने। और व्यापार पे बहुत ज्यादा फोकस किया। और ये पूंजीवादी, मतलब वो एक कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते थे। कि मतलब प्राइवेटिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते थे। जो प्राइवेटिज्म है, जिसको हम कहेंगे आज के, जिसमें प्राइवेटिज्म, उसको उसको ज्यादा फोकस करते थे ये लोग। तो ये इसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था होती है, आधारित होती है। तो इसके लिए बाजार चाहिए। अब हमने मशीन में इतने सारे सामान बनाए। अब यूरोप में इन्होंने मशीन बनाए, मशीन से कपड़ा बनने लगा। पहले हाथ से कपड़ा बनता था, उसके लिए बहुत टाइम लगता था और एक लिमिट तक ही कपड़ा बना सकते थे। हाथ से कितना कपड़ा बनाएगा आदमी। मगर जब मशीन आई तो मशीन धड़ाधड़ कपड़े बनाने लगी। अब तो कपड़े, पहले एक आदमी 10 कपड़े बनाता था एक दिन में, अब मशीन एक दिन में 100 कपड़े बनाने लगी। तो 90 कपड़े ज्यादा हो गए। तो ऐसे ही उनको अब मशीनीकरण से उनको फायदा तो हुआ, मगर अब उनका बाजार नहीं था। आपने नक्शे में यूरोप को देखा होगा, ये नक्शे में ब्रिटेन को देखा होगा कि इतना छोटा सा जगह है, वहां पर बाजार ही नहीं था बहुत बड़ा जहाँ पे वो अपना कपड़ा, अपना ये बेच सके। तो उनको किसी नई चीज की जगह की जरूरत थी। तो ये चीज इन्होंने बताया है। सबसे पहले हम देखेंगे उनके कारण और मंशा। जो प्रौद्योगिकी, जो कंपटीशन चल रहा था व्यापार में, बाजार में, तो अब वो कंपटीशन तो चल रहा है। अब मशीनें भी बनी, कंपटीशन भी चल रहा है। अब इतना सारा माल निकल रहा है तो बेचे किधर? और ये कच्चा माल कहाँ से लाए इतना ज्यादा? तो और ये जो बेचे कहाँ पे, ये जो बना हुआ माल है, इनके लिए इनको एक जमीन चाहिए थी, एक जगह चाहिए थी, कुछ क्षेत्र चाहिए थे। यही कारण था कि वो भारत आए, भारत की खोज में लगे और भारत आए। और पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और भारत में प्रौद्योगिता थी।
हाँ, पूंजीवादी व्यवस्था जो थी मैंने बताया, ये एक प्राइवेटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देती है, कैपिटलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देती है, प्राइवेटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देती है। मतलब खुद मेहनत करो, खुद रखो पैसा, अपने ज़्यादा मतलब एक पर्सनल आदमी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये पूंजीवादी व्यवस्था में होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में एक पर्सनल आदमी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। सारी ताकत सिर्फ सरकार के पास नहीं होती। सब लोगों के पास भी होती है, सब दूसरे लोगों के पास भी कुछ ताकतें होती है, वो अपने हिसाब से लाभ अर्जन कर सकते हैं। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, तो इसकी वजह से उनको भारत आना पड़ा था। और सब तीसरी बात ये है कि वो चाहते थे कि उनको सबसे पहले उनकी जो छोटी जमीन है उसको क्षेत्रफल बढ़े और उनको कब्जा मिले दूसरे देशों में, और उनका व्यापार, उनका जो कच्चा माल है, जो कच्चा माल मिले, और उनको अपना व्यापार, अपना बाजार चलाने के लिए चाहिए था। और दूसरे अर्थव्यवस्था को निगलना भी था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अरब लोग भारत में आते हैं, अरब लोगों का भारत में सर्वोच्च था, भारत में वो अपने आप को जमाते हैं, एक अधिकार है व्यापार में उनका। तो उसको खत्म करना था उनको, और उनकी सोच को खत्म करना था, और समाजों और संस्कृतियों को ये निगलना था उनको। तो इसलिए ये भारत में आए, अपने फायदे के लिए ये भारत में आए। फिर उसके बाद यूरोपीय चौथा है यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। देखो, एक नया विकल्प चाहिए था इनको कि क्या विकल्प निकल सकता है, नया विकल्प। तो इसकी खोज में ये भारत से बाहर निकली। तो ये भारत से बाहर निकली। और पांचवा है इटली। जो एक इटली शहर है, उस टाइम एक कंट्री है, और इटली अभी भी एक कंट्री है। तो इटली शहर जो है, ये बहुत ज्यादा डेवलप था। वजह क्या थी कि जो व्यापार था, पूर्व का व्यापार, जो भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज जो अफगानिस्तान, ये जो देश हैं, और ईरान, ये जो देश हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं, ये पूर्व में पड़ते हैं, इटली के पूर्व में। तो इस पूर्व में अकेला इटली का ही अधिकार होता था, एक अधिकार था। अरब व्यापारियों से इटली की चलती थी उस टाइम। तो इटली क्या करता था, यहाँ से माल खरीदता था, वो ले जाके अपने देश में रखता था, और वहां से ज्यादा दाम में दूसरे यूरोपीय देश को बेचता था। तो इसकी वजह से इतनी धन संपदा हुई थी इटली के पास कि ये जो बाकी यूरोपीय देश हैं, इनको जलन होने लगी थी इटली से इनको जलन होने लगी। तो ये लोगों ने उसको गिराने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके एक अधिकार को खत्म करने के लिए, उन्होंने पूर्व के लिए समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ी, क्योंकि बीच में अटोमन साम्राज्य, जो अरब अरब वो लोग थे, उनका राज्य था, उनकी हुकूमत थी बीच में। तो वो लोग इनको इनका रास्ता बंद कर दिए, इनको जाने ही नहीं देते थे। जिसकी वजह से दो रास्ते थे, मैं आपको बताऊं, दो रास्ते थे। पहला रास्ता था फारस की खाड़ी वाला, जो ईरान से लगकर जाता है, ईरान से लगकर जाता है, वहां से जाता है, और वो होते हुए, वेनिस होते हुए वो इटली पहुंचता था माल वहां पे। फिर उसके बाद लाल सागर, मिस्र, अलेक्जेंड्रिया, भूमध्य सागर से इटली के शहरों तक पहुंचता था। तो ये पहले बंद था, ये दूसरे यूरोपीय देशों के लिए बंद था, मगर इटली के लिए, सिर्फ इटली के लिए ही चालू था। तो यही बात थी, दूसरे यूरोपीय देश इटली से ईर्ष्या करने लगे थे, जलने लगे थे। तो उसके एक अधिकार को समाप्त करने के लिए वो लोग आए, और खुद को भी बड़ा दिखाना था, खुद को भी अब ये सब फायदा कमाना था, तो इसलिए आए। नक्शा बनाने का कार्य शुरू हुआ। कारण क्या था, वो जो भारत में आए थे अंग्रेज, उनका कारण भी ये था कि वो ऐसे ही नींद में उठ के चले नहीं आए। उनका मेन कारण भी ये था कि वो नक्शा बनाने का सीख चुके थे। वो नक्शा बनाने का कार्य सीख चुके थे, और कंपास भी उन्होंने बनाया था, जिससे दिशा निर्देशक दिखता है, दिशा वगैरह दिखता है कंपास से। तो कंपास का पहले उन्होंने बनाया, नक्शा बनाया, खगोलीय बनाया, और प्रशिक्षण बनाया, और बारूद का भी उन्होंने आविष्कार किया वो लोगों ने। तो ये सारी उपलब्धियां थी, जिसकी वजह से अब उनको भारत की खोज करने में, क्योंकि भारत की रास्ते की खोज करने में उनको आसानी हुई। तो इसके लिए भी उन्होंने भारत आए, इसके लिए भी वो भारत, यही कारण है कि वो भारत आने में उनको बहुत आसानी मिली। और पांचवा सातवां है कि कृषि में निवेश का, देखो सबसे पहले कृषि में जो निवेश होता है वो कम लाभ का होता है, क्योंकि कृषि, अब यूरोप में जो कुछ देश हैं बहुत छोटे छोटे हैं, यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं, जमीन छोटी है, तो उनको लाभ नहीं मिल रहा था, और ईसाई मत का प्रसार करने आए थे।
और ईसाई मत का प्रसार करने के लिए आए थे। और इनकी अंदर की ये सोच थी कि ईसाई मत का प्रसार करें। तो इसके लिए वो आए थे भारत में। ये भी उनका एक कारण था। मसालों की जरूरत थी, ऑब्वियसली मसालों की जरूरत थी उनको। इसके लिए भी वो भारत आए थे, मसालों की जरूरत थी। और भारत के पास नौसेना नहीं थी सबसे पहले। ये मुगल के पास जितने भी राज्य थे, मराठा, इनके पास नौसेना नहीं थी उस टाइम। तो ये भी एक कारण था कि वो आसानी से भारत के पर कब्जा कर सके, उसके ऊपर राज कर सके। ये भी उनका एक अच्छा कारण था। और भारत छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और जब बटे हुए हैं तो एक को तोड़ना आसान है, अनेक को तोड़ना मुश्किल है, आपने सुना ही होगा। मगर सारे बटे हुए थे तो एक-एक को उन्होंने तोड़ा और आसानी से अपना कब्जा जमाया। और एक ही शासक था, महमूद शाह बेगड़ा का शासक था दक्षिण भारत में, जो बहमनी साम्राज्य छोटे-छोटे बेड़ों में बटा हुआ था। उस टाइम सारे राज्य बटे हुए थे और मुनाफा कमाना था। ये तो सही है, उनको मुनाफा कमाना था। वो मुनाफा था, इसीलिए वो लालची भी थे बहुत ज्यादा। वो भारत आए, भारत में आए। अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़ना, अरब व्यापारियों का एक अधिकार को खत्म करना था। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वो अरब व्यापारियों के एक अधिकार को और उनके वर्चस्व को और अरब व्यापारियों के मुनाफे को खत्म करना चाहते थे वो। और वो खुद मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया, भारत आए। अब देखो, मैंने आपको भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई उसका क्रम मैंने दिया है। तो हमको इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अगर याद रखोगे तो पेपर में क्लिक करेगा और आसानी से हमको प्रीलिम्स की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेज। यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेज है, जिसमें पुर्तगाली जो आने का क्रम है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम एक तो क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले जिनका आगमन हुआ यूरोपीय कंपनियों में वो पुर्तगाल थे। पुर्तगाली कब से कब तक रहे, मैंने दिया हुआ इधर। 1498 तक से को आए पुर्तगाली, और 1661 तक रहे वो पुर्तगाली। और डच 1602 में आए और 1759 वेदरा के युद्ध से ये चले गए। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से इनको हारना पड़ा, फिर ये चले गए। अंग्रेज जो आए 1599 को भारत आए, मतलब 100 साल बाद आए। पुर्तगाल के 100 साल बाद आए और 1947 स्वतंत्रता देकर ये चले गए, भारत को आजाद करके ये चले गए। डेनमार्क 1616 में आए और 1854 में ये बेचा, कंपनी को बेच दिया ये लोगों ने, बेच कर चले गए। फ्रांस सबसे लास्ट में आए, 1667 में आए और 1760 में वांडीवाश के युद्ध में ये हार गए और ये चले गए। उसके बाद स्वीडिश, ये घूमने आए थे, इनको कोई कंपनी बनाने का मौका ही नहीं मिला, ना अंग्रेजों ने बना दिया, ना भारतीयों ने किसी ने बनाने नहीं दिया। तो ये देखने आए, घूमते आए, घूमते आए, घूमते आए, और घूमते 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 इनको कुछ मिला ही नहीं, तो बेचारे चले गए वापस स्वीडिश। तो स्वीडिश का इतना ज्यादा कुछ रोल नहीं है, बस इतना ही है, वो आए थे, उनको कंपनी को डालने का मौका नहीं मिला, फिर चले गए वापस। तो ये बात है। और मैंने अब अगला दिया है, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के क्रम। ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ये मैंने नोट्स बनाए हैं खुद के, तो ये आपको बहुत आसानी होगी। ये मैंने देखा है, जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर उठाए जाते हैं प्रीलिम्स में। अभी कंपनियों की स्थापना, पुर्तगाल सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, अंग्रेजों से 100 साल पहले आए थे, मतलब पुर्तगाली। उन्होंने कोच्चि में 1509 में कंपनी की स्थापना की। और मैं आपको बता दूं कंपनी क्या होती थी। कंपनी कोई ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, ऐसा नहीं। अब मुझे बताओ कि एक धान है, धान, जब धान को हम थोड़ा सा अ, रास करेंगे, उसको थोड़ा सा ऐसे मारेंगे, मार के उसके ऊपर का भूसा निकालेंगे, तो उसका भूसा निकल जाएगा, तो उसको फेंक देते हैं हम। तो कितना ज्यादा चावल बैठेंगे, तो फिर एक राइस ही आएंगे, बन के आएंगे राइस, धान में को जब साफ करेंगे तो। जब धान के साथ ही लेके जाएंगे और उधर साफ करेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। तो अंग्रेज क्या करते थे, ये जो कंपनी उन्होंने खोली थी, इस कंपनी में वो गोदाम तो बनाते थे, अपना माल भी रखते थे, और यहाँ पर माल को छटाई करते थे, साफ करते थे। धान है तो धान के ऊपर के कवर को साफ करते थे, दाल है दालों के ऊपर कवर को साफ करते थे, मसाले हैं तो मसालों को यहीं पे वो साफ करते थे, जो खराब खराब चीजें वो निकाल के फेंक देते थे। तो कंपनी में ये काम होता था, तो इसीलिए इसको कंपनी कहा जाता है। ये गोदाम भी था, सबसे पहले गोदाम, यहाँ पे माल लोग जमा करते थे और उसके साथ यहाँ पे वो छटाई भी करते थे। तो ये कंपनी का काम होता था। तो इस स्थापना में सबसे पहले पुर्तगाली, उन्होंने कोची में अपनी स्थापना की सबसे पहले, और अंग्रेजों ने दूसरे नंबर पे अंग्रेजों की ने स्थापना की।
अंग्रेजों ने सूरत में स्थापना की 1600 में। फिर उसके बाद डच, यहाँ पे सिर्फ डच तीसरा नंबर पे आया है। जो यूरोपियन के आगमन है, आगमन के क्रम, कंपनी के आने के क्रम में डच ही थोड़ा सा और अंग्रेज ऊपर नीचे हुए हैं। अंग्रेज सबसे पहले कंपनी डालते हैं डच से पहले 1600 में। फिर डच मसूलीपट्टनम में 1605 में कंपनी डालती है। डेनमार्क त्रावणकोर में 1620 में कंपनी डालता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आता है फ्रांस, सबसे लास्ट में आया था। एक साल के अंदर इसने कंपनी सूरत में ही डालता है। अब पुर्तगालियों का आगमन देखो, पुर्तगाली भारत में आए तो उनके आगमन के बारे में सुनो। पुर्तगाली जो है 1498 से लेके 1961 तक इन्होंने भारत में कुछ राज्यों पे राज किया। इटली के ये लोग देख रहे थे कि इटली की बेशुमार संपदा है, जो मैंने बताया इटली एक अधिकार था, वो करते थे व्यापार पूर्व के राज्यों से। तो इटली के ये व्यापार से संपदा से अर्जित थे। इनको पता था इतना ज्यादा इटली को जो फायदा मिल रहा है, तो ये देख रहे थे। तो पुर्तगाली एक नाविक था राजकुमार हेनरी ने अपना पूरा जीवन भारत जाने के समुद्री रास्ते की खोज में ही समर्पित किया। हाँ, इनको मतलब आप देखते होंगे कि भाई जितने भी यूरोपीय देश है उसमें सबसे ज्यादा इटली, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा धन संपदा है, डेवलपमेंट है इटली के पास। अभी भी इटली का रोम शहर बहुत ज्यादा डेवलप है। तो इनको जलन होती थी, यार ये लोग इतना पैसा ला रहे हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते। तो अरब ऑटोमन साम्राज्य की वजह से ये परेशान थे, तो इनको समुद्री खोज करनी थी। इनको इतना पता था कि जमीन गोल है। तो अब ये खोज करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी बहुत सारे लोगों ने। उसमें एक राजकुमार हेनरी थे। फिर 1487 ईस्वी में बाइथोलोमियो डियाज एक खोजी है ये केप ऑफ गुड होप की खोज की। देखो बार्थोलोमियो डियाज 1487 में इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप, अब उसने यूरोप से, पुर्तगाल से निकला, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, जो आज साउथ जो आज साउथ अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका है आज, साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा केप ऑफ गुड होप है सबसे नीचे। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे नीचे का जो चीज है केप ऑफ गुड होप। आपको पता होगा कि एक सीरीज आती है खतरों के खिलाड़ी, वो उसकी शूटिंग भी वहीं पे होती है केप ऑफ गुड होप में। तो ये सबसे नीचे है। तो वहां से केप ऑफ गुड होप की खोज की, वहां तक ही आया। उसके आगे वो भारत नहीं आ पाया। फिर वो वापस लौट गया। फिर उसके 10 साल बाद 15वीं शताब्दी में कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे। पहले भी आते थे, मगर वो समुद्री रास्ते से नहीं आते थे, वो जमीनी रास्ते से आते थे यूरोपीय, बस। उससे उसके अलावा कुछ नहीं आते थे। लेकिन केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा जब आया केप ऑफ गुड होप में 10 साल बाद, बार्थोलोम्यू डियाज के 10 साल बाद वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट पहुंचा, क्योंकि वो केप ऑफ गुड होप पहुंचा था। फिर उसी वहां पे गुजराती एक नाविक ने बताया कि ऐसा ऐसा भारत जाना है, तो ऐसे जाओ ऐसे जाओ, उसने बता दिया, तो वास्को डी गामा पहुंचा। जब वो वापस लौटा, जो जमोरिन था, इसका कोच्चि का जमोरिन था, उसने उसका स्वागत किया, उसको माल दिया, उसकी कोशिशें की जो भारतीय संस्कृति में है उसने वो किया। जब वो लौटा तो उसको 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। देखो, 3 गुना समझ में आता है, 10 गुना भी समझ में आता है, 20 गुना भी समझ में आता है। अब मैंने 6,000 रुपए कमाए और मुझे अगर उसमें फायदा हो 60 गुना, तो कितना फायदा है, कितना फायदा है। अगर 6 रुपए कमा रहे तो 60 रुपए उसके ऊपर फायदा हो रहा है, मतलब 60 गुना, डबल 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 करते जाएंगे तो कितना मुनाफा हुआ। तो ये मुनाफा हुआ उसको, वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा अक्टूबर 1509 में फिर कालीकट पहुंचा। डबल दूसरी बार कालीकट आया। केरल के राजा जमोरिन से उसके संबंध अच्छे नहीं रहे। हाँ, तो क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो डाकिया मारना, लड़ना, झगड़ना, इसको इनको यही तो इनका कारण था। मेन कारण तो ये यही चाहते थे, इनकी सोच में था। मैंने आपको बताया इनके भारत आने का जो मेन कारण था, ये अरब व्यापारियों और इटली का एक अधिकार को खत्म करना था इनको। तो ये कैसे बर्दाश्त करते अरब व्यापारियों को। ये आई इस काम के लिए, इतनी मेहनत करके केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये पहुंचे हैं भारत, तो ये जरूर नुकसान पहुंचाएंगे अरब व्यापारियों को। तो इन्होंने वो करना शुरू किया जिसकी वजह से पुर्तगालियों और जो जमोरिन है, भारतीय राज्य है, उसका और उसका संबंध खराब हुआ और इनकी दोस्ती भी खराब हुई। और ये लोग जो अरब व्यापारी है उनको उत्पीड़न करने लगे, उनको परेशान करने लगे ये लोग। तो ये भी वजह थी, इनको परेशान करने की भी वजह थी।
कि जमोरिन भी नाराज हुआ, तो जमोरिन भी इनको यहाँ से आने से मना किया अपने राज्य में। फिर पुर्तगाल ने क्या महत्वपूर्ण व्यापारी स्थानों और अड्डों फितोरिया कहते हैं। देखो देखो कैसा होता है कि अभी जैसा मैंने बताया फैक्ट्री फैक्ट्री वगैरह, फितोरिया था जो समुद्री जो व्यापार करते थे लोग, समुद्री व्यापार, जो समुद्र में फौज है, उनकी जो फौज होती थी पुर्तगालियों की, उनको ये एक सपोर्ट करती थी, एक सपोर्ट सिस्टम था कि वो वहां पे रुकते थे, जैसे खाना पीना सारा चीजें उनको सब मिलता था, तो ये फितोरिया कहते थे। इसको थोड़ा सा याद रखना है, प्रीलिम्स में फितोरिया क्वेश्चन पूछ सकता है। फितोरिया किस यूरोपीय कंपनी के रिलेटेड है, फितोरिया किस कंपनी के रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है फितोरिया। 3 वर्षों के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया। अब पुर्तगाली झगड़े का फायदा उठाया जमोरिन से, कोच्चि में कंपनी खोली। कंपनी खोलने के बाद उन्होंने अब क्या करना चाहा कि अब पुर्तगालियों का पैर जमाना था, तो किसी को गवर्नर बनाना था, तो 3 वर्षों के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 3 वर्षों के लिए आदन, अरमुजा और मलक्का से मुस्लिम व्यापारियों को बर्बाद करने और खुद का एकाधिकार कायम करने को कहा गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही था, उनको ये करने के लिए आया था, उनको मेन चीज यही थी। उनको एक जलन थी इटली के लिए, एक जलन थी अरब व्यापारियों से, तो ये वो अब पहले से ही वो उनके दिल में जलन थी, और दूसरा ये ईर्ष्या भी करते थे ये लोगों से। तो अब ये जो चीज होती है, तो उन्होंने पूरा जो भी मुस्लिम व्यापारी हैं उनको पूरी तरह इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की। पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करने करके कार्टर्स नामक कर वसूला करने करते थे। देखो अब यहाँ पे एक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा तुमको एक मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और मैं एक पॉइंट नोट कर रहा हूँ कि हिंद महासागर पर कब्जा करके कार्टर्स नामक टैक्स वसूल करते थे। टैक्स कार्टर्स मतलब देखो अभी ये सब लोग जो व्यापारी हैं, अरब व्यापारी को पीछे घसीटा, जो भारतीय चीजें व्यापारी है उनको पीछे घसीटा। अब ये हिंद महासागर पे इनका कब्जा था। किनका? पुर्तगालियों का। अब पुर्तगाली चुप नहीं थे, वो टैक्स वसूल करते थे। अगर जो टैक्स नहीं भरता, उसको उसके खुद वही वही लोग उसका जहाज लूटते थे। कि ये लूटमार भी करते थे और टैक्स भी वसूल करते थे। जो टैक्स देगा बोलते थे हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और जो टैक्स नहीं देता था उसका ही जहाज वही लूटते थे, पुर्तगाली ही लूटते थे। तो एक लूट का अड्डा बनाया था इन्होंने हिंद महासागर को, और बंगाल की खाड़ी को एक लूट का अड्डा बनाया था। और सबसे पहले आप देखेंगे कि पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो सबसे पहले सिडको डी अल्मोड़ा, एक अल्मोड़ा था, वो सबसे पहला गवर्नर था। टाइपिंग में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा है वो, तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, रियली सॉरी इसके लिए। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने चालू की। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसको हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक देखो यहाँ फितोरिया, इनके जो अड्डे थे पुर्तगालियों के, इस पे एक ध्यान देना है। कार्टर्स नामक टैक्स ये हिंद महासागर पे लेते थे, इसको एक ध्यान देना है। और तीसरा है अल्मोड़ा, और इसने अल्मोड़ा ने क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी चालू की। एक मजबूत नौसेना की इसने एक सोच बनाई, और वैसा हुआ, मजबूत नौसेना बनी पुर्तगालियों की। तो फिर दूसरा पुर्तगाली जो गवर्नर था वो था अल्फांसिस्को डी अल्मोड़ा। वास्तविक गवर्नर था अल फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, और अल फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो ये दूसरा गवर्नर था जो वास्तविक गवर्नर था। तो तो ये वास्तविक गवर्नर था दूसरा। यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो ये इसने 3 P पॉलिसी लाई। इसने 3G पॉलिसी लाई। 3G पॉलिसी क्या था? गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। सबसे पहले ये चाहता था कि ईसाई धर्म का प्रसार हो। दूसरा, धन कमाओ, गोल्ड मतलब धन कमाओ दबा के, और ग्लोरी मतलब अपने आप को सर्वोच्च बताओ, शोहरत कमाओ, ये सारी चीजें थी। और इसने क्या किया, विवाह विवाह पे फोकस किया। जैसे मैंने बताया ईसाई धर्म का प्रसार। जो 3G में जो पहला जी है, इसमें उसने कहा कि देखो यहाँ के इंडियन औरतों से शादी करो, यहाँ के भारतीय महिलाओं से शादी करो, और शादी करो, बच्चे पैदा होंगे, ईसाई पैदा होंगे। तो इसलिए उन्होंने ईसाई औरतों से शादी करने के लिए कहा इसने। ये दूसरा सेकंड नंबर गवर्नर। राजधानी कोची को बनाया इसने। कृष्ण देवराय से इसके अच्छे संबंध थे, जो दक्षिण भारत का राजा था कृष्ण देवराय, उसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। कृष्ण देवराय से इसके बहुत अच्छे ज्यादा संबंध थे। तो ये भी हो सकता है कृष्ण देवराय से उसके संबंध अच्छे हो। पुर्तगाली के पास एक बहुत अच्छी नई क्वालिटी वाले जहाज थे, जिसकी वजह से पुर्तगालियों
के पास अच्छी क्वालिटी के जहाज थे। तो भारतीय जो राजा थे उनको भी उनके जहाज लेना था। इसके लिए वो लोग पुर्तगालियों से उनके अच्छे संबंध थे, तो उनको अच्छे जहाज मिलना चाहते थे, तो वो लेना चाहते थे पुर्तगालियों से अच्छे जहाज। तो इसके लिए उन्होंने किया। तो पहला मैंने बताया गवर्नर कौन था। पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। पहला गवर्नर था। तो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, पहला गवर्नर था। और दूसरा गवर्नर था, यहाँ पे गलती से अल्मोड़ा हुआ है, रियली सॉरी। दूसरा गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। मैं इसमें करेक्ट करके आपको नोट दूंगा, सॉरी। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था दूसरा गवर्नर। प्लीज, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। और तीसरा है नीनो डी कुन्हा। हाँ, तीसरा जो गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, इसने क्या किया? इसने राजधानी को बदला और गोवा को राजधानी बनाया। दमन द्वीप को जीता। इसके ऊपर ध्यान देना है बस। हाँ, तो अब वो पुर्तगाली अंग्रेजों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए लास्ट में। संबंध बनाने की वजह से इनका झगड़ा खत्म हुआ। अब वैवाहिक संबंध बनाया तो झगड़ा खत्म हुआ। तो इसकी वजह से अंग्रेजों को पूरी जगह मिली। अब तक पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, मैं बताऊं। अचानक से इतनी शक्तिशाली इनकी नौसेना थी, इतनी अच्छी इनकी नौसेना थी, और ये एकाधिकार था इनका हिंद महासागर पे। तो अचानक से इनको क्या हुआ कि इनका पतन हुआ। पुर्तगालियों का पतन 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया था। पुर्तगाली 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया था। तो जब स्पेन का पतन हुआ तो उसके साथ साथ पुर्तगालियों का भी पतन हुआ। सही है, समझ आ रहा है आपको? हाँ। फिर दूसरा है, पुर्तगाल अंदरूनी मामलों में उसकी शक्ति कमजोर थी। हाँ, बेशक पुर्तगाली अंदरूनी भी उनके बहुत मामले थे जिसकी वजह से भी उनकी शक्ति कम थी। और वहां पे कुलीन वर्ग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो मैंने बोला प्राइवेटिज्म का इनका बहुत ज्यादा फोकस था, तो ये पैसे वाले लोग हैं ना, अपने आप को सर्वोच्च दिखाते थे। और इनका प्रभुत्व भी ज्यादा था गो सरकार में, कि ये बोलते थे जो हो तो हो। व्यापारियों का उतना प्रभुत्व नहीं था। व्यापारी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मगर उनकी उतनी अहमियत नहीं थी जितनी कुलीन वर्ग थी, जो मतलब पैसे वाले लोग थे, उनकी ज्यादा अहमियत थी। और कट्टर धार्मिक नीति भी थी जो पुर्तगालियों की का पतन का सबसे बड़ा कारण था। ये कट्टर थे बहुत ज्यादा। मैंने बोला ना, उसने 3G पॉलिसी लाई। फर्स्ट जी में उसने गॉड रखा। उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करने की बात कही। तो इसकी वजह से भारतीयों को भी लगा कि ये लोग हमारे धर्म के लिए खतरा है, क्योंकि धर्म एक चीज बहुत सेंसिटिव होती है ना। तो इसको इसकी वजह से वो धार्मिक नीति की कट्टरता की वजह से भी उनका पतन हुआ। सीमित क्षेत्र था उनका, क्षेत्र भी सीमित रहा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे क्षेत्र को बढ़ाऊं, और उन्होंने इस पे कभी फोकस ही नहीं किया। और उनके अंदर जो सबसे बड़ी बुराई थी वो डकैती करते थे, लूट मार करते थे। मैंने बोला हिंद महासागर पे उनका एकाधिकार था। हिंद महासागर पे वो लोग कार्टेज टैक्स वसूल करते थे, फितोरिया पे वो जमा करते थे। तो ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आती, लूट मार करना, डकैती करना, ये तो ये पसंद नहीं आता था। और यही भी उनका एक पतन का कारण था। उनको अब ये सब तो कारण थे ही, मगर उनको और एक सबसे बड़ा चैलेंज था, दूसरे यूरोपीय देशों से इनको लड़ना था, संघर्ष करना पड़ा। ये भी बहुत मुश्किल था कि अंग्रेज उनसे ज्यादा ताकतवर थे। पुर्तगाली ताकतवर तो थे ही, मगर पुर्तगालियों से ज्यादा ताकतवर अंग्रेज थे। तो ये संघर्ष की वजह से इनका पतन हुआ। आर्थिक और व्यापारिक इनकी शक्ति उतनी ज्यादा सक्षम नहीं थी अंग्रेजों के सामने। तो पतन का ये सबसे बड़ा कारण। वितरण के रूप में व्यापार करते रहे। हाँ, इन्होंने अपने व्यापार को जमाया नहीं। ये लोग जैसे डिलीवरी की तरह इधर से माल लेके जाओ उधर बेचो, ये चीजों पे इनका ज्यादा ध्यान रहा। राजा का बहुत ज्यादा इनके ऊपर नियंत्रण था अत्यधिक, जिसकी वजह से ये अपना व्यापार अच्छे से कर नहीं सके ये लोग, जिसकी वजह से इनको पतन का कारण को देखना पड़ा। आप देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी जो भारत आई थी वो डच थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक हॉलैंड की कंपनी है, ये बात को याद रखना। हॉलैंड ड की जगह द हुआ है, ठीक है। तो स्पेन के पतन के साथ पुर्तगाली शक्ति बिखर गई। 17वीं सदी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। ये तो जरूर है, हर खाली जगह को पूर्ण करने के लिए एक नई चीज आती है। तो वैसे ही हुआ। पुर्तगाली पीछे जा चुके थे, बिखर चुके थे शक्ति और व्यापार में, तो उसकी जगह डचों ने ली। फ्लूशिप अद्भुत, बहुत हल्का। हाँ, डचों में एक खास बात थी, इन्होंने एक नए किस्म का जहाज बनाया था। नए किस्म का जहाज कैसे? पहले जो जहाज थे उसको ढोने के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी,
वजन भी होते थे, उसको चलाना मुश्किल होता था, समुद्र में उसकी स्पीड भी कम होती थी और जब वजन ज़्यादा था तो उसमें और ओवरलोड वजन नहीं भर सकते थे। मगर डचों ने एक जहाज बनाया, नई तकनीकी का प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत हल्का जहाज बनाया और इसको ढोने के लिए भी मतलब जो हम पानी में चप्पू चलाते हैं, अब तो उस टाइम इंजन भी चलने लगे थे, तो उसको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, और बहुत ज़्यादा सामान उसमें ओवरलोड भी कर सकते थे। तो उसमें खर्च में कमी आई, तो जिसकी वजह से डचों को अपना मतलब आप देखो, पहले एक जहाज में 10 सामान लेके जाते थे, मगर जब डचों ने एक नया जहाज बनाया तो उसमें अब वो 20 सामान लाने लगे। तो समझो एक एक ही ट्रिप में डबल फायदा हो रहा है ना, डबल चीजें लेके जा रहे हैं ना। तो इसकी वजह से डचों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। कार्नस दी हाउसमेट पहला डच था जो सुमात्रा, जो अभी इंडोनेशिया में है, सुमात्रा का जो ये है महाद्वीप है, वहां पर पहुंचा था। तो 1596 में भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की। मैंने बताया ना, सबसे पहले जो फैक्ट्री की स्थापना की पुर्तगालियों ने। डच आए थे 1596 में, मगर इनको उतने जल्दी मौका नहीं मिला कंपनी डालने का, फैक्ट्री डालने का। तो ये अंग्रेजों के बाद इन्होंने फैक्ट्री डाली 1605 में। तो बताओ मुझे, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब डाली? 1600 में डाली। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा सुनना है, डबल डबल सुनोगे तो जरूर याद रहेगा। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 एंग्लो डच युद्ध हुए, यूरोप में लड़े गए। हाँ, यूरोप में भी लड़ते थे, ये पहले से ही इतने लड़ाकू लोग थे यूरोपीय। अभी दुनिया की शांति डेवलप बन गए हैं, पर ये बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं की वजह से तो हुए हैं। तो यूरोप में लड़े जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है 1717 में अंग्रेजों ने मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। बेशक अब 1717 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो एक नया राजा बैठा, उसने अंग्रेजों को एक व्यापारिक छूट दी, एक व्यापारिक छूट दी जिसकी वजह से अब एक जो कंपटीशन है हमारा, उसको अलग से एक छूट मिलेगी, तो वो भी बिछड़ जाएगा। और 1759 में ऐसा ही हुआ। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों और डच के बीच में, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इसके बाद डचों का पत्ता सब गया, डच पूरी तरह भारत से समाप्त हो गए, आहिस्ता आहिस्ता वो भारत से चले गए। फिर डचों के पतन के कारण क्या थे? पुर्तगालियों की शक्ति अंग्रेजों के सामने कम नहीं आई, काम नहीं। हाँ, ये बात है कि जिस तरह पुर्तगालियों की शक्ति अंग्रेजों के सामने काम नहीं आई, उसी तरह डचों की भी शक्ति अंग्रेजों के सामने काम नहीं आई। जब 1717 में मुगल शासक ने अंग्रेजों को खुली छूट दी थी, जिसकी वजह से डचों को भी नुकसान हुआ। अधिकारियों का वेतन बहुत कम था। हाँ, जब वेतन ज्यादा रहेगा तो लोग खुल के काम करेंगे, वेतन ही नहीं था तो काम कैसे करते थे? तो डचों कंपनी, वेतन कम था, साधनों का पर्याप्त नहीं थी, संसाधन, जब वेतन ही इतना कम दे रहे हैं तो संसाधन भी तो कम थे, तो वो भी उनको पर्याप्त नहीं थे। पतन का कारण था दक्षिण पूर्वी एशिया मसालों के धूपों की, इनका ध्यान जो था, जो इंडोनेशिया में है, जो लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, इधर इनका ध्यान ज्यादा था क्योंकि यहाँ मसालों की इनकी ज्यादा जरूरत थी। इनकी रुचि मसालों में ज्यादा थी, तो इनका केंद्रित हुआ, तो हम एक तीर में दो निशान। तो इनका केंद्र तो था लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम और सुमात्रा, ये सारे द्वीप थे। तो ये भारत पे कैसे फोकस करते? और अंग्रेजों का तो फोकस भारत में था ही, तो इनको कोई टेंशन ही नहीं था। तो ये भी कारण है इनके पतन का। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ युद्ध करके अपनी शक्ति को कम कर लिया था। हाँ, ये हो सकता है कम कर लिया था डचों ने। हाँ, उन्होंने यूरोप में बोला, ये यूरोप में भी लड़ते थे, पहले से ही लड़ाकू थे ये लोग, लड़ते थे बहुत ज्यादा। तो वहां पे भी उनकी शक्ति कम हुई थी। डचों के पतन का कारण 2 नंबर डच थे जो भारत आए थे, अंग्रेज जिन्होंने डचों से पहले कंपनी खोजी थी। तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी, तो इसके लिए रियली सॉरी, आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो। यूरोप ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावशाली रहे थे। हाँ, ये बात तो सही है, अंग्रेज यूरोपीय शक्ति में प्रभावशाली थे, इसीलिए तो वो भारत पे राज कर पाए। ईर्षा एक ईर्षा दुष्चापी व्यापारी जो मिडलैंड है, भारत आया था सबसे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्वी में हुई, सॉरी, मैंने 1600 ईस्वी में हुई। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं। 1600 ईस्वी में हुई, आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो वो जब भारत आए तो उन्होंने भारत आए तो जहांगीर से उन्होंने मौका मिला, तो उन्होंने सबसे पहली कंपनी सूरत में खोली।
सूरत में खुली 1605 में, वहां खुली थी, सूरत में खुली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में खोली। हाँ, तो अब देखो मैंने क्रम बनाया है। 1622 ईस्वी में औरमुज पर कब्जा किया इन्होंने, औरमुज पर। 1625 में सूरत की किलेबंदी की। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं देखो। मैड्रिड संधि अंग्रेज और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो गई 1630 में। मद्रास लीज पर लिया, उसके बाद अंग्रेजों के एकाधिकार आहिस्ता आहिस्ता पिछड़ 1664 में विजयनगर शासकों से चंद्रगिरी के राज्य से मद्रास छीन ली। देखो सेंट जॉर्ज इसको नाम दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ी है। 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से इन्होंने पुर्तगाली राजकुमार से विवाह कर लिया और दहेज स्वरूप पुर्तगाल ने बंबई टापू अंग्रेजों को दे दिया। 1661 में पुर्तगालियों का पूरा सफाया कर दिया और दहेज में बंबई भी मिली, टापू इनको आराम मिल गया। तो इनका पुर्तगालियों का साफ हुआ जो अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। हाँ, तू उधर का देख भाई, मैं इधर खुश रहूं, तू उधर खुश रहे, ऐसे बोल के ये दोनों में भी 1667 में खत्म हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे अंग्रेजों का ज्यादा वर्चस्व शुरू हो गया 1707 में। अभी तक तो ये छोटी छोटी चीजों में थे। एक मुगल शासक का जो बड़ा राजा था, जो सबसे ज्यादा पावरफुल राजा था, तो अब उसकी मौत हो गई। तो इसके बाद कोई ऐसा बहुत अच्छा राजा नहीं था। मुगल शासक में कोई ऐसा राजा नहीं था जो मुगल को संभाल सके, मुगल साम्राज्य को संभाल सके। 1717 में जॉन सरमेन की अध्यक्षता में मुगल बादशाह फारूक से फरमान पाने में सफल रहा। मेघना काटा। देखो मैं बताऊं 1717 में क्या बात हुई थी। जो भारत का जो बादशाह था, मुगल साम्राज्य का जो राजा था, फारूक शेर, आपको थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा नॉर्मल ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा देना है कि प्रिलिम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछे मेघना काटा क्या था, जॉन सरमेन ने की अध्यक्षता में ये क्या हुआ था जिसकी वजह से मिला था, ये पूछ सकता है। तो 1717 में ना, 1717 में बादशाह था मुगल बादशाह फारूक शेर को एक बीमारी थी, तो वो बीमारी का इलाज कहीं मिल नहीं रहा था। तो जॉन मार्शल ने उसका इलाज कराया। तो उसका इलाज कराने की वजह से बादशाह खुश हुआ। अब उसको उसकी बीमारी सही नहीं हो रही थी, तो अब इसने ठीक किया। तो बादशाह ने खुश होकर उसको मेघना काटा दी। मेघना काटा क्या था कि अभी देखो मेघना काटा कितने बड़ी चीज थी अंग्रेजों के लिए, जिसकी वजह से डच भी परेशान हो गए कि इनको मेघना काटा मिला, तो डचों के भी पैर हट गए। 30,000 सालाना राजस्व वसूली का अधिकार मिला बंगाल में। देखो 30,000 सालाना राजस्व देना है सरकार मुगल को, और वसूली अधिकार पूरा बंगाल में तुम्हारा। 10,000 रुपए सालाना देना है, और सूरत का कर माफ। सूरत के बारे में सारे कर आप ही ले लो, टैक्स तुम ही ले लो। ये राजा ने किया। कंपनी के सिक्के की वैधता, जो ब्रिटिश सिक्के डाले हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है, जिसका पैसा चलता है उसका तो कब्जा चलता है। अब उसके सिक्के भी चलेंगे, बोला राजा फारूक शेर ने। पुराने विशेष अधिकार को बरकरार कर दिया गया। जहां जहां उसके अधिकार पहले से थे उसको फिर से बहाल कर दिया गया। जैसे तुम्हारे अधिकार पहले चल रहे थे वैसे तुम अधिकार कर सकते हो, कहा गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, रियली सॉरी उसके लिए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। और इसमें किसकी विजय हुई? अंग्रेजों के बीच में विजय हुई। एक खाका मैं बता रहा हूँ अंग्रेजों का मोटा मोटा, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे 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 के चैप्टर में दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे एक एक चीजों को साफ किया, इनके रास्ते कैसे साफ हो रहे हैं अंग्रेजों के। प्लासी के युद्ध में बंगाल जीता इन्होंने। 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों को हराया और उनको निकाल फेंका बाहर। 1760 का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, उनको निकाल फेंका बाहर। 1761 में पानीपत का तीती युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को खुद अहमद शाह अब्दाली ने हराया और मराठों का पत्ता साफ कर दिया इसने। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, जिसमें बंगाल, अवध और मुगल शासन तीनों को ही पत्ता साफ कर दिया। पूरी तरीके से पूरे भारत पे 1764 पे अंग्रेजों का ही एक आजाद राज्य बन गया। यानी व्यापारी भारत में मुनाफी, वो कंपनी भारत पे कब्जा कर रही। बात क्या थी कि भारतीयों में एकता नहीं थी, भारतीयों में आपस में जो लड़ाई थी, ये पहली वजह थी इसकी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अब इलाहाबाद की संधि किसके साथ होगी? मुगल के साथ हुई, शाह आलम के साथ हुई। शाह आलम उस टाइम राजा था, साथ हुई।
तो इलाहाबाद की संधि में बोला कि भाई तू मात्र का राजा बन, बाकी सारा टैक्स और सेना हमारे पास रहेंगी, तू सिर्फ राजा बनेगा, तुझे भत्ता मिलता रहेगा। बोला गया। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर कर दिया, पूरी तरीके से डच को बाहर किया। जिस तरह 1761 में शादी की, भाई तू भी जा, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ, बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने अरब सागर और फारस की खाड़ी पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भारत से नील, वस्त्र, शोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। अरब में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं को बड़ा पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारों को बहुत लाभ पहुंचा। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट की बात है, जब स्टार्टिंग में अंग्रेज यहाँ से कपड़े ले जाते थे, बहुत सारे मसाले ले जाते थे, तो अंग्रेजों के पास जो ब्राजील है, जो साउथ साउथ अमेरिका है, वहां पर उनके हाथ खान लगी थी, खान, सोने की खान, सोना चांदी की खान लगी थी। तो वहां से वो बहुत सारा सोना लूट कर यूरोप में जमा किए थे। अब वो सोना जो था वही था उनके पास, बाकी तो कुछ देने जैसा नहीं था। यूरोप में कौन सी चीज थी देने जैसी? तो वो जो सोने के सिक्के हैं, सोने के बिस्किट हैं, वो भारत में बेचते थे और यहाँ से वस्तुएं ले जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा सोना, बहुत सारा सामान यूरोप से भारत आने लगा था। मगर अब इनको एक सोच पड़ी, ये परेशान हो गए, भाई हमारा पूरा सोना भारत में बेचेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो ये एक सोच चले, चलो भाई हम ही डाके डालते हैं, हम ही इन पे राज करते। उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद फ्रांसीसी, नंबर 1 पे पुर्तगाली, नंबर 2 पे डच, नंबर 3 पे अंग्रेज, नंबर 4 पे क्योंकि बीच में जो आए थे स्वदेश, वो ऐसे ही घूम फिर के कंपनी बेच के निकल दिए। उनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी लुईस 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतर घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1764 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और इस कंपनी के बारे में एक चीज आप नोट करना हमेशा, ये एक सरकारी कंपनी थी, जिसकी वजह से ये इतनी सफल नहीं हो पाई। ये इतनी पावरफुल थी, फिर भी ये सफल नहीं हो पाई, ये सरकारी होने की वजह से। 1767 में फ्रांसीसी कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया और एक साल के अंदर इन्होंने सूरत में पहली अपना कारखाना खोला। मसूलीपट्टनम और फ्रांसीसी मार्टिन ने उत्तरदायित्व सौंपा। एडमिन सीरियल ने गोलकोंडा के सुल्तान से 1672 में 17 मार्टिन ने वास्को डा पुरन के शासक शेर खान लोधी से एक छोटा सा क्षेत्र पांडुचेरी प्राप्त कर लिया। 1698 में डचों ने पांडुचेरी छीन लिया। 1699 में रेजिको से संधि के तहत पुनः पांडुचेरी को फ्रांसीसियों को दे दी गई। कंपनी का पुर्तगाली वित्तीय स्थिति में सुधार। मॉरिशस में पर कब्जा किया 1721 में। 1725 में मालाबार पर कब्जा किया। 1739 में कारगिल पर कब्जा किया। 1742 में नीति में बदलाव आया, व्यापार के साम्राज्य की तरफ आया। 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। देखो ये इनके कर्म है, बस इसको थोड़ा सा पढ़ना है, नॉर्मल ध्यान देना है, कोई स्पेशल बात नहीं है किस पे कब्जा किया, किस पे कब्जा किया। और ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन पूछते नहीं है, थोड़ा सा इसको ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। सर्वोच्चता हेतु एंग्लो और फ्रांसीसी युद्ध, अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाहिए कंपनियों को, चल ही रहा था। मुख्य कारण था व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण आरंभ और मूल उद्देश्य 1742 में। देखो 1742 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसियों के लिए पता है क्या? कि जब फ्रांसीसी कंपनियां चल रही थी तो पहले सरकारी थी, तो इसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था बाहर से। मगर 1742 में इसमें बदलाव हुए तो इसको सपोर्ट मिला, पैसा मिला, सेना मिली। फिर उसके बाद इन्होंने मद्रास पे कब्जा किया। अब अंग्रेज के इनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, तो जिसकी वजह से इनमें युद्ध हुए 3 फ्रांसीसियों को। तो लोगरदोम ने मिलकर कब्जा कर लिया। डुप्ले माइंडेड था, बहुत ज्यादा दूरदर्शी था डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा किया 1746 में। मगर बाद में से जो मॉरिशस के गवर्नर है लाबोर्डन, उसने उसको रिश्वत खा के भेज दिया। फिर 1718 में यूरोप में अंग्रेज, फिर उसके बाद फिर से डुप्ले ने उसको जीता। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। फिर ये जब 1748 में यूरोप में अंग्रेजों, मद्रास और फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका लुबरदन की 20 संधि हो गई। हाँ, इनके बीच में एक संधि हो गई 1748 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये संधि थी एक्स लॉ शॉपे की संधि। एक्स लॉ शॉपे की संधि, इसमें जो संधि हुई उसमें अंग्रेजों को तुम मद्रास लो और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका लुइसबर्ग, जो वहां पे एक हिस्सा है, लुइसबर्ग लो।
ऐसा सेट हो गया, जिसकी वजह से युद्ध समाप्त हो गया। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ और इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसी ही है। कर्नाटक में मराठा और हैदराबाद के हस्तक्षेप से, मतलब कर्नाटक में अब मराठा चुप होना चाहिए, मराठा घुस रहे थे और हैदराबाद के हस्तक्षेप से युद्ध की प्रतिस्थिति उत्पन्न हुई और कर्नाटक में उत्तराधिकारी का युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। देखो, अब अप्रत्यक्ष रूप से खुलकर भाग लिया। तो फ्रांसीसी किसकी तरफ से थे? हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की तरफ से थे। फ्रांसीसी डुप्ले डुप्ले दिमाग है, गवर्नर है डुप्ले, उसके पीछे डुप्ले गवर्नर, उसका दिमाग है जो दूरदर्शी है, बहुत ज्यादा होशियार है। और कर्नाटक में चंद्र साहब से, देखो, फ्रांसीसियों के साथ है मुजफ्फर जंग हैदराबाद में। फ्रांसीसी किसके साथ है? मुजफ्फर जंग हैदराबाद में। और कर्नाटक में चंदा साहब कर्नाटक में। तो ये दोनों के साथ कौन है? फ्रांसीसी। और अंग्रेजों के साथ हैदराबाद में नासिर जंग की तरफ है। ये लोग अपने अपने जो मानने वाले उसको मनाना चाहते थे। नासिर जंग को अंग्रेज बनाना चाहते थे, हैदराबाद में जो गद्दी पे बिठाना चाहते थे, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को अंग्रेज बिठाना चाहते थे। तो इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट होता है लास्ट। फिर उसके बाद 1759 में 49 में चिल्लोर युद्ध में अनवरुद्दीन ने दिन मारा गया। देखो, अनवरुद्दीन किसकी तरफ से है? अंग्रेजों की तरफ से कर्नाटक में। तो ये मारा गया, तो आप समझो किसकी जीत हुई? फ्रांसीसी की जीत हुई, क्योंकि फ्रांसीसी किसके साथ थे? चंदा साहब के साथ थे। तो चंदा साहब नवाब बन गया। और पांडुचेरी का विशाल मैदान क्षेत्र किसको दिया? फ्रांसीसियों को दिया। भाई तुमने हमारा साथ बुत दिया तो तुम ले लो। चिल्लौर का युद्ध था, इसमें अंग्रेजों की हार हुई। क्या अंग्रेज थे अनवरुद्दीन के साथ, मगर अनवरुद्दीन मारा गया कर्नाटक में। तो इसमें जो जीत हुई वो फ्रांसीसी डिप्ले की जीत हुई। तो 1750 में हैदराबाद नासिर जंग की तरफ से कौन थे? अंग्रेज थे, और मारा गया नासिर जंग। तो जिसकी वजह से कर्नाटक में भी, हैदराबाद में भी किसकी जीत हुई? फ्रांसीसियों की जीत हुई। तो अब फ्रांसीसी का वर्ड बढ़ रहा था। फ्रांसीसी दोनों तरफ से जिसके तरफ थे वो जीत रहे थे, तो फ्रांसीसियों को फायदा हुआ। फ्रांसीसी 1750 में फ्रांसीसी ने नासिर जंग की हत्या कर दी। देखो, नासिर जंग जो हैदराबाद का था वो अंग्रेजों की तरफ था, उसकी हत्या कर दी। डुप्ले के सेना अधिकारी को खरीद लिया, डुप्ले ने सेना अधिकारी को खरीद लिया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बनाने से पहले उसकी हत्या कर दी गई। नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को नवाब बना दिया गया। देखो, डुप्ले का कितना दिमाग चल रहा है, कैसे लड़ रहा है। हर हर मुद्दे में उसने वहीं पे वहीं सेना अधिकारी को खरीद लिया। उत्तरी प्रदेश प्रधान फ्रांसीसी सरकार लगातार डुप्ले के संघर्ष की नीति। अब देखो, प्रॉब्लम ये थी, ये सरकारी कंपनी थी। अब ये हमेशा जंग हो रही थी, पहले उससे जंग हुई, वो चिल्लौर का युद्ध हुआ, फिर इसकी हत्या की। ये सारी जो पॉलिटिक्स चल रही थी, ये सारी चीजों से फ्रांसीसी सरकार डुप्ले के संघर्ष की नीति से नाराज हो गई। हालांकि ये अच्छी बात थी, डुप्ले बहुत अच्छा काम कर रहा था, मगर जो सरकारी कंपनी है इनको दिमाग पता नहीं कहाँ से देते हैं लोग। तो ये लोगों ने दिमाग दिया, जिसकी वजह से डुप्ले की जगह गोदह्यू को गवर्नर बना गया, जो अदूरदर्शी था। समझौते के लिए अंग्रेजों से वार्ताएं शुरू कर दी। देखो कितना अदूरदर्शी था, इतनी पावरफुल थी फ्रांसीसी कंपनी, मगर ये वार्ताएं करने लगा था। तो 1755 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बीच पांडिचेरी में संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होने या अंतरिक तक, ठीक है। फिर उसके बाद तृतीय युद्ध शुरू हुआ, कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये 1758 से 1765 तक चला। 1765 में 56 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए, जो फ्रांसीसियों को वर्चस्व तब बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए फ्रांसीसियों ने सेनापति क्राउन डी लाली को विशाल सेना देकर भेजा। वो पहुंचा बंगाल, जब अंग्रेजों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। रॉबर्ट क्लाइव, देखो इनकी सेना भी पहुंची फ्रांसीसियों की, जब देर जागे पर कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल जैसे एक विशाल राज्य पर 1764 में कब्जा कर लिया था, 1757 में कब्जा कर लिया था। जो बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें कब्जा कर लिया था। अब बंगाल जैसा एक बहुत ज्यादा पैसा वाला राज्य था, तो अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेजों को बहुत पैसा आ रहा था। अब इनकी शक्ति दोगुनी हो चुकी थी, किसकी? अंग्रेजों की। अब फ्रांसीसी जब आए वो भी अपने युद्ध की लेके, मगर अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था। 1760 में मद्रास तथा पांडिचेरी वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी को अंत कर दिया।
हाँ, तो मैंने बताया था 1760 में वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश के युद्ध को याद रखना है। वांडीवाश का युद्ध 1760 में, 1759 में किसका, वेदरा का युद्ध, जिसमें डचों को हराया पूरी तरीके से। 1760 में वांडीवाश में फ्रांसीसियों का भी सफाया कर दिया। 1763 में पेरिस में संधि हो गई, दोनों शक्तियां, संघर्ष समाप्त हो गया। पांडुचेरी, चंद्रनगर इनको लौटा दिया गया बस। हाँ, ये दो राज्य थे, इनको लौटाओ भाई, ठीक है, ऐसा बोल के लौटा दिया गया। अब ये इसमें शर्त ये थी कि अंग्रेजों ने लौटा दिया, पर शर्त रखी कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। देखो कितनी बड़ी बात कर दी इन्होंने, जब सेना ही नहीं तो राज्य की क्या है जिसकी सेना ना हो। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, भाई यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुए तो रियली सॉरी इसके लिए। फ्रांसीसियों के असफलता के कारण क्या थे, लाली दूरदर्शी था। जो नया गवर्नर बन के आया था लाली, उसकी सोच बहुत अदूरदर्शी थी, अदूरदर्शी थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की व्यापारिक आर्थिक सर्वश्रेष्ठता थी। और मैंने आपको जैसे बताया, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, जिसकी वजह से सरकारी कंपनी में कोई काम दिल से बहुत जल्दी नहीं होता है। अंग्रेजों की बंगाल विजय, मैंने बताया कि बंगाल जैसे समृद्ध राज्य को अंग्रेजों ने जीता था, जिनकी वजह से अंग्रेजों की शक्ति 2 गुना हो चुकी थी। तो इस अब इनके सामने टिकना फ्रांसीसियों के लिए बड़ा मुश्किल था। डुप्ले की वापसी, डुप्ले अच्छा कर रहा था बहुत ज्यादा। उसने हैदराबाद पे भी अपने मर्जी वाला नवाब बिठाया, कर्नाटक में भी अपनी मर्जी वाला नवाब बिठाया, मगर जो फ्रांसीसी सरकार है उसने उसको वापस बुलाया। ये इनके पतन का बहुत बड़ा कारण बनाया। विलियम पिट की नीति, विलियम पिट जो था, ये एक अंग्रेजी युद्ध मंत्री था इंग्लैंड में। तो ये जो था फ्रांसीसियों को यूरोप से में उलझाया था। इसने उसने यूरोप में ही फ्रांसीसियों को उलझा के रखा, जिसकी वजह से फ्रांसीसी भारत में पूरा फोकस नहीं कर सके थे। फ्रांसीसियों का यूरोप के युद्ध में ज्यादा ध्यान देना, हाँ ये बात भी है। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना थी, अंग्रेज एक दूसरे को सहयोग करते थे, मगर हमने देखा फ्रांसीसी जब मद्रास जीता था डुप्ले ने, तो जो फ्रांसीसी गवर्नर है मॉरिशस का, उसने वो रिश्वत खा के बेच दिया था। तो ये ईमानदार नहीं थे बेशक। जल सेना की कमजोरी थी, फ्रांसीसियों अंग्रेजों के मुकाबले फ्रांसीसियों की जल सेना कमजोर थी। डेनिश डेनिश भारत में आए थे 1620 में। त्रावणकोर तमिलनाडु के पूर्वी तट पे कारखाना स्थापित किया 1620 में। और ये भारत में वाणिज्य व्यवस्था जो महत्वपूर्ण नहीं रही इनकी, और ये 1854 में ब्रिटिश सरकार को बेचकर भाग गए। चले भाई, हमको नहीं करना इधर राज, तुम ही करो, हम चले हमारे घर बोल के ये चले। तो चले गए। फिर यूरोपीय व्यापारों की संरचना के तरीके, देखो क्या संरचना थी यूरोपीय व्यापारों की। 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका के खानों से सोना निकालकर यूरोप को समृद्ध किया, उसी को भारत में लाते थे। देखो मैंने बोला दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जो पे ब्राजील है, वहां से इनको बड़े बड़े सोने के खान मिले थे, वहां से सोना निकालते थे, ये यूरोप को समृद्ध किया था। मगर वो भारत लाते थे, तो इसकी वजह से इनको बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारा सोना भारत जा रहा है, तो हम क्या करें। तो ये एक नई नीति की तरीके में चल रहे थे। सोना चांदी की ईंट निर्यात अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए नुकसानदेह था। हाँ, ये तो मैंने बोला कि वो जो सोना चांदी ला रहे थे अंग्रेज यूरोप से, वो इनको देखा नहीं जा रहा था। बोल रहे थे कि इतना सारा सोना भारत में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही। तो इनको ये सारी चीजें करनी पड़ी, कब्जा करना पड़ा, धोखाधड़ी करनी पड़ी, लूटमार भी करने लगे। भारत के सूती वस्त्र 84% मसाले और काली मिर्च की डिमांड थी। हाँ, सूती वस्त्र की डिमांड बहुत ज्यादा थी। ये इनकी संरचना थी कि क्यों ये भारत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। यूरोपियों की व्यापार की जो संरचना थी, ये तरीके थे। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज क्यों इतने ज्यादा पावरफुल थे, क्यों सफल क्यों हुए, आपको पता है कि सफल क्यों हुए। इनकी जो अन्य यूरोपीय शक्तियां, उनके मुकाबले इनकी नौसेना सर्वोच्च थी, इनकी कंपनी की संरचना अच्छी थी। ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, ये प्राइवेट थी, और इनको बहुत सारी छूट मिली हुई थी। ये एक दूसरे से मिलकर काम लेते थे, ये हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते थे। और इनकी जो नीति थी वो हमेशा एक दूरदर्शी सोच के साथ इन्हों रखते थे। ये 10 साल के बारे में सोचते थे। और जो इनकी यूरोप में जो सरकार थी वो स्थायी सरकार थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। धर्म के प्रति न्यून उत्साह, धर्म के प्रति कट्टर नहीं थे ये धर्म के बारे में, जिसकी वजह से भारतीयों ने भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं डाला धर्म के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। 4 चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो चौथा नंबर चैप्टर होगा, चौथा अध्याय होगा।
तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार डबल डबल सुनो, इसको याद रहेगा। कुछ पॉइंट है, कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं रियली सॉरी करता हूँ। उसके लिए मैं अगली बार में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे वीडियो में। तो ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब।